हेलो बच्चों। तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि ओवरव्यू मैंने दिया था रिसोर्स पे, तो मैंने कहा था कि अब अगला जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है आपके इस पूरे टाइप्स के बेसिस पे, मतलब पूरा टाइप्स जितने भी टाइप्स के रिसोर्स होते हैं उसके डिटेल्ड पार्ट में। तो डिटेल्ड पार्ट का ये पार्ट सेकेंड वीडियो है। तो ओवरव्यू मैंने दे चुका मैं फर्स्ट पार्ट में। पार्ट वन में क्या चीज ओवरव्यू मिल चुका आपको, ये पार्ट सेकेंड है। ये क्या है? पार्ट सेकेंड है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन। मतलब जो हम पढ़े थे कि ओरिजिन की बेसिस पे दो टाइप्स के रिसोर्स होते हैं। कौन कौन रिसोर्स होते हैं? तो एक बायोटिक रिसोर्स होता है और एक एबायोटिक रिसोर्स होता है। ओरिजिन मींस बच्चों होता है एक्चुअली कि ओरिजिन मतलब कोई चीज कहां से उत्पत्ति, मतलब कोई चीज को जो शुरुआत हो रही है वो कहां से एक्चुअली हो रही है। किसी चीज की जो शुरुआत हो रही है वो कहां से हो रही है, हम उसी के बारे में जानते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति। क्या होता है बच्चों? उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति, कि कोई चीज कहां से फॉर्म हो रहा है, फ्रॉम वेयर इट फॉर्म्स, मतलब कोई चीज कहां से फॉर्म हो रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहला बायोटिक है। बायो मतलब हम लोग क्या जानते हैं? लाइफ। बायो मीन्स लाइफ। जैसा कि हम जान रहे हैं बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसमें लाइफ होगा। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। तो दोज रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। किससे? बायोस्फीयर। एंड हैज लाइफ। और उसमें क्या होता है? जीवन होता है। मतलब ऐसा कोई भी रिसोर्स, ऐसा कोई भी संसाधन जो कि बायोस्फीयर से लिया गया और उसमें क्या हो कि लाइफ, उसमें क्या हो? लाइफ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोटिक रिसोर्स कहेंगे। एग्जांपल है जैसे प्लांट्स। क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, दीज आर बायोटिक रिसोर्स। दीज आर बायोटिक रिसोर्स। अगला हमारा है एबायोटिक रिसोर्स। क्या है बच्चों? एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक मतलब एबायोटिक मतलब नॉन लाइफ, नो लाइफ मीन्स नो लाइफ मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऑल दोज रिसोर्स, वैसे सभी संसाधन विच आर नॉन लिविंग, जो कि क्या है? नॉन लिविंग है। एंड सपोर्ट जो कि मदद करता है। किसमें मदद करते हैं? तो अलॉट्स विच सपोर्ट्स अलॉट्स, जो कि बहुत मदद करता है। किसमें? तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो कि अर्थ पे लाइफ के कंटिन्यूटी के, अर्थ पे लाइफ के कंटिन्यूटी, इस बात को देना है कि इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है इसमें उनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो वैसे रिसर्च को हम क्या कहते हैं? एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एबायोटिक रिसोर्स। अब हम देखते हैं कि एबायोटिक रिसोर्स में कौन कौन से आते हैं। जैसे सॉइल हो गया। क्या हो गया बच्चों? सॉइल जो मिट्टी है, बहुत योगदान है इसका, जान ही रहे। इसी में फसल होता है, हम इसी पे रहते हैं, इसी से घर बनाते हैं, बहुत सारी चीजें से हम करते हैं। तो क्या होता है? ये सॉइल। क्या है? सॉइल। उसके बाद सेकेंड रॉक। क्या है? रॉक। रॉक भी कहीं ना कहीं बहुत चीजों में हेल्प करता है, बहुत ही चीजों में। और वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या बनता है? फिर सॉइल बनता है। उसके बाद वाटर। तो वाटर जान ही रहे कितना इंपॉर्टेंट। आप 1 से 2 दिन से महीना दिन वाटर के बिना रह लीजिए, उसके बाद वाटर के बिना आप नहीं रह पा सकते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने का, मतलब किसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा हम किसको यूज में ला सकते हैं, उसके बेसिस पे एग्जॉस्टिबिलिटी। तो सबसे पहले है रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है बच्चों? रिन्यूएबल। जैसा कि हम देख रहे हैं री मतलब होता है दोबारा, न्यू मतलब नया। इसको दोबारा हम नया बना सकते हैं। जैसे देखते हैं क्या, ऑल दोज रिसोर्स, कैसे? वैसे रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड, मतलब जिसको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। और रिप्रोड्यूस, इसको दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। किससे? बाय फिजिकल केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस से। जिसको केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से हम दोबारा इसको बना सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सिंपल है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहते हैं, हंसते खेलते। चलिए अगला है सोलर। मतलब इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? सोलर। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यहां से हवा बह के गई, टरबाइन को घुमाई, इलेक्ट्रिसिटी पैदा। कि वो हवा आगे जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएगी, फिर बनाएगी। मतलब उसको क्या कर सकते हैं हम? दोबारा उसी विंड से क्या कर सकते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या हो जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्स। चलिए हम आगे देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है बच्चों? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल तो जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, एकदम क्लियर है कि दोबारा नहीं बना सकते हैं। समझ गए? तो देखते हैं क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो दोज रिसोर्स, क्या चीज? दोज रिसोर्स। क्या? दोज रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिन्यूड, विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, मतलब जो कि दोबारा नहीं बनाया जा सकता है किसी भी प्रोसेस से। बच्चों किसी भी प्रोसेस से जो दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो, चाहे वो मैकेनिकल प्रोसेस। इससे हम क्या कर सकते हैं? उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। समझ गए?
और है ऑल्सो टेक्स ऑल्सो टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, जो कि बहुत ज्यादा मतलब हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लगाता है, लाखों वर्ष इन देयर रिफॉर्मेशन, जो खुद दोबारा बनने में मतलब नेचुरली दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। वैसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, रॉक्स हो गए, ये सब भी जिसको हजारों वर्ष लग गए। क्या लग गए? हजारों वर्ष लग गए। तो अब ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। थर्ड हमारा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। समझ गए? तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब हम देखने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ रिसोर्स के ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप पे बेस्ड। किस पे? ओनरशिप पे बेस्ड रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब स्वामित्व। क्या होता है बच्चों? स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन, मतलब कि जो आप किसी चीज के मालिकाना हक जो होता है उसके आधार पर रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो देखने वाले हैं आज। तो चलिए बिना देर के, तो ये सबसे पहला होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल रिसोर्स। इससे पहला जो वीडियो था उसमें आपने देख ही लिया था, मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया था। तो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या देखा आपने? इंडिविजुअल। पहला होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। ये क्या होता है? तो देखते हैं। दोज रिसोर्स विच इज आउंड बाय अ प्राइवेट पर्सन और इंडिविजुअल्स, मतलब ऐसा रिसोर्स जो किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा, आउंड किया जाता है, जिसका मालिकाना किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो या किसी पर्सनल आदमी के हाथ में हो। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे हो गया लैंड। जैसे क्या हो गया बच्चों? लैंड हो गया, हाउस घर हो गया, कार्स हो गए, बाइक्स हो गए, साइकिल्स हो गए। ये सब क्या है? ये सब भी रिसोर्स है। और कैसे रिसोर्स है? इंडिविजुअल रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है? इंडिविजुअल रिसोर्स। उसके बाद हमारा सेकंड आता है कम्युनिटी रिसोर्स। क्या आता है बच्चों? कम्युनिटी आउंड रिसोर्स, मतलब कि ऐसा रिसोर्स जो पूरे कम्युनिटी का हो। ऐसा रिसोर्स मतलब दोज रिसोर्स which are accessible to all the members of community, public parks, picnic spot, temple, mosque, churches, etc. are known as कम्युनिटी रिसोर्स। मीन्स ऐसा रिसोर्स जिसको मतलब कम्युनिटी के किसी खास समाज के या किसी खास समुदाय या वहां रहने वाले लोग या कहीं से आने वाले लोग सब उसको यूज कर सकते हैं, तो और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो उसको हम कैसा रिसोर्स कहते हैं? कम्युनिटी आउंड रिसोर्स कहते हैं। चलिए अब आगे है हमारा थर्ड नेशनल रिसोर्स। क्या है बच्चों? थर्ड नेशनल रिसोर्स। चलिए देखते हैं। नेशनल मतलब राष्ट्रीय संसाधन। क्या चीज? राष्ट्रीय संसाधन। चलिए देखते हैं नेशनल रिसोर्स। ऑल दी रिसोर्स। क्या चीज? ऑल दी रिसोर्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, मतलब ऐसा कोई भी रिसोर्स जो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंदर हो, जो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंदर हो, वैसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, नेशनल रिसोर्स कहते हैं। चलिए तो एक लाइन और अच्छी सी लिखी हुई है कि द गवर्नमेंट हैज पावर टू एक्वायर, मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर है कि वो ले सकती है क्या चीज? प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई निजी जमीन है, कोई क्या निजी जमीन है, अगर वो पब्लिक गुड्स के लिए, मानी वहां से सड़क गुजर रही है, रेल गुजर रही है, जो भी गुजर रही है, अगर वो बीच में आता है तो उसको सरकार क्या कर सकती है? एक्वायर कर सकती है। इस बात को ध्यान रखें हर वक्त। चलिए उसके बदले आपको मुआवजा दिया जाता है, वो भी 4 टाइम्स, मतलब आपकी जमीन की जितनी कीमत होती है उससे 4 गुना दिया जाता है। चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। क्या चीज? फॉर पब्लिक गुड्स। चलिए तो देखते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा रेलवे। क्या हो जाएगा? रेलवे, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्स है। ये सब क्या है बच्चों? नेशनल रिसोर्स है। कि क्या चीज? जैसे रेलवे हो गया, फॉरेस्ट हो गया। कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं नेशनल पार्क है, कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगा, नहीं तो फिर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर होगा, इसलिए इसको नेशनल रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद हमारा चौथा इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या है बच्चों? इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो देखते हैं। दोज रिसोर्स। कैसा? दोज रिसोर्स विच बिलोंग्स टू ऑल द कंट्रीज। कैसे? ऑल, सभी देशों से, ऑल द कंट्रीज ऑफ, ऐसा संसाधन जिसपे सारे कंट्री का हक हो, जिसपे सारे कंट्री का हक हो। सी, ओशियन, क्रूड ऑयल, गोल्ड, कॉपर, ईटीसी। जैसे सी हो गया समुद्र, ओशियन महासागर, ये सब। मैं आज बताता हूं बच्चों कि अगर मानिए ये इंडिया है, ये क्या है? जैसे इंडिया का लास्ट पार्ट आप पेनिनसुलर देखते होंगे, इससे 200 नॉटिकल माइल्स, कितना नॉटिकल माइल्स? 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का हक होगा। उसके बाद वो इंटरनेशनल रिसोर्स होगा। वो कैसा हो जाएगा? इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा। मतलब किसी भी सी
या सी पोर्ट से या किसी भी कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स तक वो उस देश का होता है, उसके बाद वो इंटरनेशनल हो जाता है। तो चलिए ये हो गया, यही चार थे, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। ये चार रिसोर्स किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे। तो चलिए अब रिसोर्स के टाइप्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस मतलब क्या? एक माध्यम, मतलब अभी तक कितना वो बढ़ पाए ना, कहते कि उसका समाज में उसका स्टेटस ऊपर है, मतलब वो कहीं ना कहीं ग्रो किया, उसका स्टेटस क्या है, औकात क्या है। तो मतलब किसी चीज की डेवलपमेंट कितना उसका उसके औकात के बराबर, तो उसके हिसाब से उसके बेसिस पे रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो उसके बेसिस पे चार टाइप्स होते हैं। पहला पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा डेवलप रिसोर्स, तीसरा है स्टॉक और चौथा है हमारा रिजर्व। क्या है? रिजर्व। तो देखते हैं। तो पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। क्या है बच्चों? पोटेंशियल रिसोर्स, दोज रिसोर्स द रिसोर्स विच आर बीइंग एग्जिस्टेड, ऐसा रिसोर्स बीइंग एग्जिस्टेड इन सम रीजन, जो किसी खास रीजन में प्रेजेंट है, किसी खास रीजन में क्या है? प्रेजेंट है, बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी के कमी के कारण यूज नहीं हो पा रहा है, उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। तो चलिए सेकेंड है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स। देखते हैं दोज रिसोर्स। क्या है बच्चों? दोज रिसोर्स विच आर सर्वेड, ऐसा रिसोर्स या ऐसा संसाधन जिसका सर्वे किया गया है, एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी भी डिटरमाइन किया जा चुका है, कितना या इतने ऐसे क्वालिटी में या अच्छे क्वालिटी में या बुरे क्वालिटी में मौजूद है, कहाँ कितने मौजूद है। फॉर यूटिलाइजेशन एंड दे आर इन यूज, मतलब यूज के लिए उसका सर्वे हो चुका है, और कुछ जगह क्या है वो यूज में भी है, लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, मतलब ये यूज में है, लेकिन इसका व्यापक यूज हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे यूज हो सकता है, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। वैसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। तो चलिए हमारा थर्ड है स्टॉक। क्या है बच्चों? स्टॉक। देखते हैं स्टॉक क्या होता है। दोज रिसोर्स, क्या चीज? दोज रिसोर्स विच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन, ऐसा रिसोर्स, ऐसा संसाधन जिसके पास क्षमता है कि वो ह्यूमंस, मानवों की जरूरतों को पूरा कर सकता है, पूरी तरह पूरा कर सकता है मानव की जरूरतों, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असिस्ट दीज, बट ह्यूमन बीइंग्स के पास उसको अच्छी तरह से यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि एप्रोप्रिएट यूज कर सके। जैसे कि H2O, जैसे क्या चीज बच्चों? H2O वाटर है, वाटर हमारे यूज में है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसके पास जितना भी क्षमता है वो पूरे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि हम H2O को एनर्जी के रूप में यूज कर सके। हमारा थर्ड है, देखिए लास्ट फोर्थ है रिजर्व। क्या है बच्चों? रिजर्व रिसोर्स। देखते हैं दोज रिसोर्स विच कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा रिसोर्स जो ह्यूमन बीइंग के यूज हो सकता है, यूज किया जा सकता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, बट नहीं, कि बहुत ही कम मात्रा में किया जा रहा है, बहुत ही कम मात्रा, बट दे आर केप्ट इन स्टॉक्स, उसको स्टॉक में रखा जा रहा है। कैसे रखा जा रहा है? स्टॉक में, फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, मतलब भविष्य में आने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको स्टॉक में रखा जा रहा है। जैसे वाटर इन डैम्स। क्या है बच्चों? वाटर इन डैम्स, डैम्स का जो वाटर है, मतलब डैम्स में जो वाटर स्टॉक करते हैं उसको फ्यूचर के लिए किया जा रहा है, ताकि अभी व्यापक रूप में हर जगह डैम्स नहीं है अवेलेबल, तो उसका यूज नहीं किया जा रहा है। तो हम ये टाइप्स ऑफ रिसोर्स कंप्लीट होने के बाद अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। क्या देखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों टॉपिक देखेंगे, उसका रिसोर्स प्लानिंग भी इसी में देख लेते हैं। तो चलिए कंटिन्यू देखिए। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। क्या था? डेवलपमेंट ऑफ, हमने रिसोर्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ लिया, अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में जानते हैं कि रिसोर्स का डेवलपमेंट क्यों नेसेसरी है, रिसोर्स का डेवलपमेंट क्यों नेसेसरी है। तो देखते हैं, रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिसोर्स क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ के लिए, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लाइफ के लिए नहीं, और मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ किस स्तर का होगा, इसमें भी रिसोर्स का बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि रिसोर्स की बदौलत ही अपनी लाइफ को लग्जरियस बना पाते हैं। क्या करते हैं? लग्जरियस बना पाते हैं, और बहुत सारे मतलब कंफर्ट जोन मिलता है हमको, रिसोर्स से क्या मिलता है? कंफर्ट जोन मिलता है। तो देखिए आगे, और अगर हम रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं करते तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? दीज आर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अराइजेस ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब अगर रिसोर्स को हम सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, रिसोर्स क्या कहते हैं? सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आज क्रिएट हो सकते हैं वो देखते हैं।
डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का खत्म होना, क्या चीज, रिसोर्स का डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू और फ्यू इंडिविजुअल्स। कह रहा है कि मतलब क्या हो रहा है कि कुछ ही सोसाइटी के कुछ ही लोगों के लिए, क्या मतलब किसी खास के लिए मतलब रिसोर्स का डिप्लीशन और रिसोर्स को खत्म किया जा रहा है, किसी खास लालच के लिए क्या किया जा रहा है, रिसोर्स को खत्म किया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा आगे प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद है एक्युमुलेशन, क्या है बच्चों, एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का हनन किया जा रहा है फॉर फ्यू, इन फ्यू हैंड्स विच डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू हैव और हैव नॉट्स। मतलब इसका जो मालिकाना हक है, रिसोर्स का जो मालिकाना हक है, ये कुछ सोसाइटी के कुछ लोगों के हाथ में है। इसके कारण क्या हो रहा है कि सोसाइटी दो पार्ट में बट रहा है, किसमें, एक हैव में, एक हैव नोट्स। एक हैव और हैव नोट्स मतलब जिसके पास बहुत कुछ है, और हैव नोट्स मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब अमीर और गरीब कहीं ना कहीं कहने का मतलब है पूंजीपति वर्ग और जो बिना पूंजीपति के हैं। तो ये दोनों वर्ग में बट रहा है समाज कहीं ना कहीं, रिसोर्स का किसी खास के हाथ में चले जाने से समाज दो वर्गों में बट रहा है। उसके तीसरा है इनडिस्क्रिमिनेट यूज, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। मतलब रिसोर्स का बेधड़क, संसाधनों का बेधड़क यूज किस चीज को, किस और समाज को बढ़ावा दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। हमारा जो विश्व है ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इंक्रीज कर रहा है, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्या ग्लोबल वार्मिंग होता है कि एवरेज इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का जो एवरेज ये टेम्परेचर है उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद है ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब ओजोन लेयर का जो ओजोन का जो वो लेयर है उसमें कहीं ना कहीं की डिप्लेशन होता जा रहा है, उसमें छेद होता जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे स्किन डिजीज और भी चीज हमको देखने को मिलता है। और ओजोन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप जानते ही, क्योंकि ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे अर्थ पर आने से रोकता है। तो चलिए, एंड डिग्रेडेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, और जो लैंड की फर्टिलिटी है मतलब जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है उसको भी क्या कर रहा है, ये घटा रहा है, रिसोर्स का अंधाधुंध प्रयोग। अब देखते हैं, अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा होती है, किसकी चर्चा होती है, सस्टेनेबल मतलब सतत विकास, किसकी, सतत विकास की चर्चा होती है। अब ये सतत विकास क्या है, तो सतत विकास बताता हूं बच्चों, इट मींस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, जिसमें पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए हुए, और प्रेजेंट डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड बी कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर, मतलब बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए हुए वर्तमान के विकास को जारी रखा जाए, वर्तमान के विकास को जारी रखा जाए जो भविष्य की जरूरतों को खत्म ना करती हो, मतलब कि जो भविष्य की जरूरतों से ना टकराती हो, मतलब जो कि भविष्य हमारा मतलब फ्यूचर में अगर कोई नीड्स है उसको वो खत्म ना करते और डेवलपमेंट वर्तमान में भी जारी रहे बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और आज के युग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। अब देखते हैं, एक अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट मतलब जो बहुत सारे देश होते हैं, मतलब एक लार्ज असेंबली में एक बहुत सारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी उस नेशन का लीडर होते हैं, वो आते हैं और वहाँ पे एक समिट होता है। तो ऐसा ही समिट एक देखने को मिला था, कब हुआ था, 1992 में। कब हुआ था बच्चों, 1992, रियो डी जेनेरियो एक शहर है, कि किसका शहर है, ब्राजील का शहर है, किसका शहर है, ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो। वहां पर एक अर्थ समिट हुआ था, क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। It was declared the presence of all the countries along with United Nations that, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन हुआ था, मतलब घोषणा हुई थी, किसके समक्ष में, सभी देशों के समक्ष में और यूनाइटेड नेशन के समक्ष में ये एक मतलब पेपर पे साइन सभी लोगों का हुआ था एजेंडा 21 को लेकर। किसको लेकर, एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है, तो वो देख लीजिए, हाउ टू रिमूव पॉवर्टी। पहला है हाउ टू रिमूव, मतलब गरीबी को कैसे खत्म किया जाए। ये जो विश्व में भी गरीबी है, बहुत सारे देश अभी भी गरीब हैं, इस गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, पहला कुछ ऐसा ही था। सेकेंड है लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडाज, मतलब और इस गरीबी को खत्म करने के लिए जो लोकल जहां जहां की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो मतलब अलग अलग एजेंडा लेकर आएगी। उसके बाद हाउ कैन वी अचीव, लोकल गवर्नमेंट हो गया, हाउ कैन वी अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम वैश्विक स्तर पे मतलब विश्व स्तर पे सतत विकास कैसे ला सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं, उस पर बातचीत हुई थी। और लास्ट टॉपिक था कि हाउ डू सेव इन्वायरमेंट एंड इट्स रिसोर्स डिग्रेडेशन, मतलब संसाधनों का जो हनन हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे अपने पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, तो कंटिन्यू रहिए, रिसोर्स प्लानिंग है, इसके बाद पढ़ लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, और ये पढ़ने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, किसके बारे में देख रहे हैं, रिसोर्स
प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है वो कि वाई डू यू नीड रिसोर्स प्लानिंग, हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ा, या रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग, वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्यों पड़ी उसके लिए देखते हैं अनइक्वल, अनइक्वल मतलब असमान, और अनइवन मतलब असमान या बराबर रूप में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कि इंडिया के जो सभी पार्ट्स हैं उसमें इक्वल अमाउंट में रिसोर्स डिवाइडेड नहीं है, इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ी। और जो हम रिसोर्स का दहन कर रहे हैं या अंधाधुन यूज कर रहे हैं, इसी कारण क्या पड़ा, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ी। उसके बाद है स्टेप्स टू एग्जीक्यूट रिसोर्स प्लानिंग। अब क्या क्या स्टेप्स इसमें शामिल होते हैं किसी भी मतलब रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए, उसको हम देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स एंड सर्वेड इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी फॉर यूटिलाइजेशन। हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं जिसमें कि रिसोर्स को पहचानते हैं कि कोई रिसोर्स कहाँ अवेलेबल है और किस मात्रा में, कितना अवेलेबल है, किस मात्रा में अवेलेबल है, और उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो उसके बाद उस मतलब पहले ये पता चलता है, उसके बाद हम रिसोर्स प्लानिंग करके उसका सही तरीके से यूज करते हैं। उसका जब सेकेंड है, पहले तो रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम सर्वे कराते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को जांचते हैं, और किसके लिए, यूटिलाइजेशन के लिए। उसके बाद है प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स फ्रॉम देयर ओर्स और फॉर्मेशन प्लेस, मतलब वो जहां रिसोर्स अवेलेबल है उसके लिए हमें प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए कि किस प्रकार से उसको हम निकालेंगे या लेंगे उस जगह से जहां उसका फॉर्मेशन हो रहा है, या जहां उस चीज का और मिनरल का और प्रेजेंट है, अगर कोई मिनरल रिसोर्स मिलता है तब। उसके बाद है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और जो रिसोर्स प्लान है हमारा, जो रिसोर्स यूजिंग प्लान है, उसको हम मैच कराते हैं, किससे मैच कराते हैं, नेशनल डेवलपमेंट है हमारा, जो नेशन का डेवलपमेंट है उसके प्लान से हम उसको मैच कराते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं रिसोर्स को निकाल के, या वो जहां फॉर्म हो रहा है वहां से लेके। समझ गए बच्चों। तो आज मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि झारखंड जो है वो कहीं ना कहीं मिनरलों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी आज बैकवर्ड स्टेट के नाम से जाना जाता है, मतलब कहीं ना कहीं बैकवर्ड स्टेट में शामिल है। क्यों, आखिर ऐसा क्या है, उसके पीछे कुछ कारण है। तो देखिए मैं दो जगह का कंपेयर करूंगा, एक झारखंड, एक क्या चीज बच्चों, एक हो गया झारखंड, एक झारखंड के बारे में बताऊंगा, एक मुंबई के बारे में। किसके बारे में, मुंबई के बारे में। ये दो जगह है बच्चों। देखिए एक जगह क्या है कि रिसोर्स भरा पड़ा है, एक जगह क्या है कि रिसोर्स बहुत सारा है, एक जगह मतलब मिनरल रिसोर्स है, किस चीज का, मिनरल रिसोर्स है, लेकिन यहां नो मिनरल, कोई मिनरल रिसोर्स नहीं अवेलेबल है, कोई मिनरल रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है। अगर है मुंबई हाई में एक क्रूड ऑयल का है रिसोर्स, लेकिन बहुत ही कम रिसोर्स। इसका कारण है कि पहला कि वहां जो लोग हैं वो एक तो मतलब ट्राइबल से भरा पड़ा एरिया है, जो कि अनएडुकेटेड है, जो क्या है, अनएडुकेटेड है। उसके बाद झारखंड का जो लैंड है वो या तो रॉकी है, मतलब पहाड़ी एरिया है, जहां की एग्रीकल्चर लैंड नाम मात्र है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं के बराबर है। इस कारण भी उस स्टेट का विकास नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर भी सही तरीके से ना हो रहा। उसके बाद जो ट्राइबल्स हैं वो कहीं ना कहीं मेन सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं शामिल हो पाए, और कहीं ना कहीं अनएडुकेटेड है, तो मिनरल रिसोर्स का सही तरीके से यूज नहीं हुआ है। उसके बाद की इंडस्ट्रियल, मतलब पहले के एंशियंट टाइम में या कुछ साल पहले मतलब वैसा कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें उस राज्य में देखने को नहीं मिला, जिससे क्या हो सके, वो उसका विकास हो सके। वहीं अगर बात करें मुंबई की, किसकी बात करें, मुंबई की, तो मुंबई इंडिया का इंडस्ट्रियल हब है। क्या है, मुंबई इंडिया का इंडस्ट्रियल हब है, और यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है। इससे क्या होता है, उस एरिया का ग्रोथ। और मुंबई में पोर्ट के कारण वहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी सेटअप किए गए प्रीवियस टाइम में। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि बिना कुछ रहते हुए मुंबई ने उतना ग्रो किया। समझ गए। और ये फाइनेंशियल कैपिटल भी इंडिया का कहा जाता है। तो झारखंड के पास उतना रिसोर्स अवेलेबल होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ रिसोर्स प्लानिंग और यहाँ रिसोर्स नहीं था, फिर भी प्लान्ड तरीके से सब कुछ किया गया, तो आज कहीं ना कहीं ये डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है। तो कहीं ना कहीं विकसित है और ये विकासशील में है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, टॉपिक आपको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को मतलब संसाधनों का संरक्षण।
संसाधन का रिसोर्स प्लानिंग मैंने बता दिया, संसाधन नियोजन के बारे में। तो ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मतलब संसाधनों का संरक्षण। हमें संसाधनों का संरक्षण क्यों करना पड़ा? सबसे पहला ये प्रश्न है कि ओवर यूटिलाइजेशन है अनइवन कंजप्शन वेस्टेज एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्स लीड टू डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब हम जो रिसोर्स अवेलेबल है उसका ओवर यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं या ओवर कंजप्शन करते हैं, बहुत सारे बर्बाद भी करते हैं, थोड़ा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा बर्बाद भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये रिसोर्स का दहन होता है, मतलब कहीं ना कहीं रिसोर्स जो अवेलेबल है उसके स्टॉक में कमी आती है। तो इसी कारण हमें, और इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इसीलिए हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की जरूरत पड़ी। उसके बाद टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन वेरियस लिस्ट इन इंपॉर्टेंट। हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से बचने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है, रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद एक लाइन लास्ट में है, वंस गांधी जी सेड, एक बार गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? गांधी जी सेड, टोल्ड दैट, कहा था कि देयर इज इनफ, देयर इज इनफ, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड। मतलब नेचर के पास क्या चीज? नेचर के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की जरूरत को पूरा करने के लिए कम पड़ जाएगा। अगर आपकी कुछ जरूरत है उसको आराम से पूरा कर सकता है नेचर, लेकिन आपकी लालच को नेचर पूरा नहीं कर सकता। नेचर सभी की जरूरतों को पूरा कर सकता है और किसी एक की लालच को पूरा नहीं कर सकता। यही था आपका रिसोर्स चैप्टर। टाइप्स ऑफ रिसोर्स आपने पढ़ लिया, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पढ़ लिया, रिसोर्स प्लानिंग पढ़ लिया और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ लिया। तो फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ एंड होता है। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगली वीडियो आने वाली है आपको लैंड रिसोर्स पे। किस पे आने वाली है? लैंड रिसोर्स, लैंड कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, सारा चीज में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको। थैंक यू।